हाँ जी बच्चे, क्लास में हैं आप लोग और स्क्रीन मेरी दिख रही है तो मुझे एक बार कंफर्म करो। आज की हमारी क्लास होगी पेंशन डिसबर्समेंट फंक्शन ऑफ द ट्रेजरी। ये स्क्रीन दिख रही है और वॉल्यूम लेवल ठीक है तो कंफर्म करिए एक बार, फिर क्लास को आगे करते हैं। हाँ जी बच्चे बताइए। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है सर। ओके, क्लास। बच्चे हमारे सिलेबस में पेंशन डिसबर्समेंट फंक्शन ऑफ द ट्रेजरी ये है, और इसके साथ साथ जो एक बुक रिकमेंड किया है आपका जो सिलेबस को एक बार देखते हो पीसी 15 के लिए, तो इसमें आपको सीसीएस का रूल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन रूल के बारे में बात करता है। सीसीएस का रूल है ना, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स। हालांकि जब आप ऑडिट करने जाते हो मतलब ट्रेजरी इंस्पेक्शन वगैरह के लिए जाते हो, ट्रेजरी में क्या क्या पीपीओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमें तो यही पढ़ना है, हमें तो यही कह रहा है। अब ट्रेजरी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए होती है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, जो आपका सिलेबस में है जो आज का, कि पेंशन डिसबर्समेंट फंक्शन ऑफ द ट्रेजरी। ट्रेजरी कैसे पेंशन को डिसबर्समेंट करती है वो फंक्शन हमको बताया जाए, ये है टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 6। तो इसके लिए तो केवल ट्रेजरी मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पेमेंट के बारे में बात करती है, और कहीं से भी पीपीओ बन के आया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का पीपीओ बन के आया हो या दूसरे स्टेट से बन के पीपीओ आया है, इस पे ये क्या करेगी, ट्रेजरी क्या कर सकती है। पीपीओ जो बनाने वालों ने किसी को 1000 रुपये का पेमेंट बनाया है या किसी का 10,000 का पेमेंट बनाया है, इस पे पीपीओ ये क्या, जो ट्रेजरी ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, ये तो केवल डिसबर्समेंट अथॉरिटी है। तो उसको क्यों फिर सीसीएस रूल पढ़ाया जा रहा है। सीसीएस रूल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन रूल है, तो कैसे पेंशन बनाया जाता है, कैसे ग्रेच्युटी मिलती है, कैसे कंपलसरी पेमेंट्स में क्या मिलते हैं, फैमिली पेंशन्स में क्या क्या मिलते हैं, या किस समय किसी का डेथ हो जाए तो छुट्टी के दौरान डेथ हो जाए तो उसको क्या कंसिडर करेंगे, ड्यूटी कंसिडर करेंगे कि या नहीं करेंगे, कि छुट्टी पर ही कंसिडर उसको मानेंगे, ये सारा जानने की जरूरत ट्रेजरी में तो नहीं है ना। ये सब जानने की जरूरत ट्रेजरी को नहीं है। फिर क्या करेंगे, ये रिलेवेंट टॉपिक नहीं है। सीसीएस 70 जो रूल 72 में जो रूल बना है पेंशन के लिए, वो रिलेवेंट टॉपिक यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ट्रेजरी से रिलेटेड बातें हैं। ट्रेजरी में क्या क्या उसने पेमेंट करते समय पीपीओ नंबर देखा कि नहीं देखा, या एक ही पीपीओ से दो लोगों को पेमेंट कर रहा है, या लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो रही है पेंशन के थ्रू कि नहीं हो रही है, फोकस इस पे उसको करना चाहिए, है ना। लेकिन जब ये कह दिया है तो इसको भी हम लोग एक बार थोड़ा देख लेंगे, दूसरे पीसीज में हमको काम कर जाएगा, है ना। पीसी 2 में भी इसका कुछ यूज हो जाएगा, पीसी 4 में कभी जरूरत पड़ेगी तो यूज हो जाएगा। तो लेकिन एक बार हम आपको इसीलिए हमने ये भेजा हुआ है सभी बच्चों को, आज देख लेना, ग्रुप में डाला हुआ था सीसीएस रूल का 1972 का। तो इसको आप लोगों को पढ़े हुए हैं, जाने हुए हैं, एक बार पढ़ लेना। कोई चीज आपको इसमें कमेंट की जरूरत पड़ेगी तो मैं उस पर अपना कमेंट करूंगा, बता दूंगा आपको, एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी तो आप इसको अपने लेवल पे कोशिश करना देखने के लिए। हम सबसे पहले ये वाला कवर करते हैं जो आज के टॉपिक में दिया गया है पीडीएफ में, ऑलराउंडर्स का पीडीएफ जो है 207 पेज वाले पे, वहां से शुरुआत करते हैं। और टाइम परमिट करेगा तो एक बार हिंट कर देंगे आपको सीसीएस रूल 1972 वाले को भी। तो पहले इस पे फोकस करते हैं कि पेंशन डिसबर्समेंट फंक्शन ट्रेजरी में क्या होते हैं। पेंशन क्या होता है, पेंशन इज ए फिक्स्ड मंथली इनकम गिवन टू रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एज ए पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर देयर सर्विसेज। ये सब आप लोगों को पता है, किसी आदमी का पेंशन जब शुरू हो रहा है, राम कोई रिटायर्ड हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से मार्च 2024 में, सो अप्रैल 2024 से उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन रिटायर हुए हैं उस दिन तक सैलरी ले रहे होंगे,
और उसके बाद से नेक्स्ट डे से उनका ड्यू हो जाता है पेंशन। और फिर पेंशन पूरा महीना जैसे सैलरी का वेट करते हैं उसी तरह पूरा महीना कंप्लीट हो जाएगा, तब उनको मंथ एंड में जाके या नेक्स्ट डे ऑफ द मंथ उनको उस महीने का पेंशन मिलेगा। ये सिस्टम है। ट्रेजरी का रोल क्या होता है? ट्रेजरी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्सिंग पेंशन टू रिटायर्ड एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन द पीपीओस इशूड बाय द एजी। एजी जो भी पीपीओ इशू करते हैं उसी के बेस पे वो करते हैं। अब ज्यादा पेमेंट इशू किया है एजी ने या कम किया है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं गया होगा। पेंशन का पेपर जो आता है, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होती है, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी पीएसए। पीएसए कौन होता है? वो डिपार्टमेंट होता है जहां पे बंदा काम किया होता है। वो बंदे का डिपार्टमेंट ने सैंक्शन किया होगा कि इसको इतना पेंशन दिया जाए, इसकी क्वालिफाइंग सर्विस इतनी है, इसकी फैमिली मेंबर्स ये हैं, ये सर्विस बुक में इसका ये एंट्रीज हैं, ये सारा कुछ डिटेल पीएसए सैंक्शन किया होगा। पीएसए सैंक्शन करने के बाद वो डायरेक्ट बैंक इसको ट्रेजरी को ही भेज सकता था। ट्रेजरी को भेज दे कि भाई हमने इसको इतना पेंशन बनाया हुआ है, इसका बेसिक पेंशन आपका 50,000 रुपया महीना देना है, या फैमिली पेंशन आपको 30,000 रुपया महीना देना है, या कितना देना है। उसमें पीपीओ में, पीपीओ तो लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं होती है, उसमें तो 2-3 पेज ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। तो उस पेज में ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी और ट्रेजरी वाला पेमेंट कर दे। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास और सारा डिटेल तो यहाँ आया नहीं। यहाँ पे 40-50-100 पेज के भी पीडीएफ हो सकते हैं, 100 पेज के भी कागज हो सकते हैं, पीएसए ने बना के भेजे होंगे या पीएसए ने कंसिडर किया होगा। लेकिन जो ट्रेजरी अफसर को भेजते हैं पीपीओ के फॉर्म में 1 पेज 2 पेज 3 पेज, इससे ज्यादा 3-4 पेज से ज्यादा नहीं कागज भेजते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये तो सिर्फ डिसबर्सिंग अथॉरिटी का काम डिसबर्समेंट करना है। बीच में फिर एजी को क्यों लाया है? एजी एक ऑडिट का काम करेगा, ये ऑथराइजेशन का काम करेगा। इसको पेंशन ऑथराइजिंग अथॉरिटी बोलते हैं, पीएए बोलते हैं। पेंशन को ऑथराइज का काम करना, ऑथराइजेशन का काम करना, सैंक्शन का काम नहीं करना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेंशन को सैंक्शन कौन करता है? तो सैंक्शन तो वो पीएसए करेगा, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी, है ना, ये करेगा। डिपार्टमेंट का जो उनका हेड होगा या जिसको जिम्मेवारी दी गई होगी, हेड ऑफ ऑफिस करेगा, या किसी एक ऑफिसर को पावर डेलीगेट कर दिया गया, वो सैंक्शनिंग करता होगा। ये सिर्फ एक ऑडिट का काम करते हैं, ऑथराइजेशन करते हैं। वो सारा जो 40 पेज 50 पेज 100 पेज 200 पेज जितने की सर्विस बुक उनकी होगी, कागज होंगे, सारे फॉर्म्स होंगे, और डिफरेंट स्टेट वाले डिफरेंट फॉर्म मेंटेन करते होंगे। तो उसका जो एजी ऑफिस में होगा उस फॉर्म को चेक होगा, इंटाइटलमेंट सारे चेक होंगे, सारी पे फिक्सेशन की जो एंट्रीज होंगी वो चेक होंगी, पीछे से कब क्या ले रहा था नहीं ले रहा था। वो फिर सही पाया गया तब ट्रेजरी अफसर के पास पीपीओ बना के भेज देगा। और सही नहीं पाएगा, कुछ कमी है कुछ कमी है, तो फिर ये वापस पीएसए के पास चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं पीडीए, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी, है ना। ये डिसबर्स करती है, ये अथराइज करती है, ये सैंक्शन करती है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूट किसको करेगी पेंशन? ये जो रिटायरी होगा इसको, या फिर इसकी फैमिली, ये रिटायरी नहीं होगा तो इसको फैमिली को फैमिली पेंशन दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये है। अब डिसबर्समेंट का काम भी अब बैंक के थ्रू हो रहा है। ट्रेजरी भी अब पूरी तरह से अपना काम नहीं करती है। बैंकिंग ट्रेजरी में वो डिटेल सारा कुछ चढ़ा के भेज देती है, बैंक के अकाउंट खुला होता है, वहां पे पेमेंट हो जाता है। तो एजी के थ्रू जो अकाउंटेंट जनरल जिस डिपार्ट जहां जिस ऑफिस में है वहां पे एजी काम करते हैं। जहां पे एजी को नहीं दिया गया, जैसे राजस्थान में नहीं दिया गया, वो पीपीओ नहीं बनाएंगे, पेंशन तो नहीं बनाएंगे। या दिल्ली में नहीं दिया गया तो पीपीओ एजी नहीं बनाएंगे, या गोवा में नहीं दिया गया तो नहीं बनाएंगे। जहां पे पेंशन का काम एजी वापस कर लिया जाएगा तो वहां नहीं बनाएंगे एजी अपना, वो डायरेक्ट ही उसका फिनांस डिपार्टमेंट ने अरेंजमेंट किया होगा। हाँ जी, कोई बच्चा पूछ रहे हैं, फिर से पूछो मुझे। किसी बच्चे ने रेज हैंड किया था, कोई बच्चा रेज हैंड कर रहा था, कुछ पूछना चाहते थे, या ऐसे गलती से क्लिक हो गया? चलो फिर से पूछ लेना, डाउट होगी तो। ओके। तो ट्रेजरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पेंशन को डिसबर्स करना। किसके बेस पे डिसबर्स करना? जो एजी ने पीपीओ बना के भेजा है।
या एजी जिस डिपार्टमेंट में नहीं है, मतलब जिस स्टेट में एजी से नहीं पेंशन बनवाया जाता है, डायरेक्ट ही फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किसी एजेंसी को रखा है, किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को रखा है, वही पेंशन बना के भेज देता है टीओ के पास, तो टीओ वहीं से पेंशन करने लगेगा पेमेंट शुरू। क्या क्या नॉर्मली देखा जाता है स्टेप पेंशन बनाते समय, रिटायरमेंट एम्प्लॉइज कब रिटायर हुआ, पेंशन पेपर एजी को कब भेजा गया, एजी ने कब पीपीओ बना के भेजा, पीपीओ कब ट्रेजरी के पास पहुंचा और एक कॉपी पेंशनर के पास पहुंची, या दोनों कॉपी ट्रेजरी के पास पहुंच गया, फिर पेंशनर को इन्फॉर्मेशन गया, इंटीमेशन स्लिप गई, वो इंटीमेशन स्लिप लेके पहुंचता है ट्रेजरी के पास, ट्रेजरी वाला दो पीपीओ के हाफ हाफ पोर्शन होते हैं, एक अपने पास रखता है, एक इसको हैंड ओवर करता है, और उसमें एंट्री कर देता है कि आपको हम पेमेंट आज इस तारीख से ये चीज देना शुरू कर दिए। पेंशनर गेट रजिस्टर्ड एट ट्रेजरी, पेंशन जाके अपना वहाँ ट्रेजरी में रजिस्टर्ड होता है, या फिर बैंक में ही उसने अकाउंट खोल रखा है, ट्रेजरी को बोलता है कि मैं आपके थ्रू पेमेंट नहीं बैंक के थ्रू पेमेंट लूंगा, और आजकल हो ही ऐसे ही रहा है, लेकिन वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कराता है, अपना पर्सनल अपीयरेंस देता है कि मैं जिंदा हूँ, और मेरा लाइफ सर्टिफिकेट पहला आज ही जमा कर लीजिए। तो ये सारी की सारी प्रोसेस होते हैं। मंथली पेंशन क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट वाया आईएफएमएस, आईएफएमएस के थ्रू उसके बैंक में पैसा चला जाता है। आईएफएमएस किसके पास पड़ा हुआ है? ट्रेजरी अफसर के पास पड़ा है। ये अपना पैसा क्रेडिट कर देता है इसके अकाउंट में, और बैंक वाला फिर उसको लाइफ सर्टिफिकेट एवरी नवंबर टू कंटिन्यू पेमेंट्स, हर साल में नवंबर महीने में नॉर्मली जमा कर देते हैं लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर, और फिर उनको एक साल के लिए वैलिड हो जाता है, फिर अगले फिर नवंबर में जाके जमा करते हैं। तो ये प्रोसेस होते हैं पेंशन के लिए। किस तरह की पेंशन हो सकती हैं जो ट्रेजरी हैंडल करता है? सुपरन्यूएशन पेंशन, फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन, या जितने तरह की पेंशन है ना, एमपी एमएलए को भी पेंशन दिया जाता है, तो एमपी एमएलए को भी, या फ्रीडम फाइटर के लिए कोई पेंशन का स्कीम है गवर्नमेंट की, तो वो उसको, तो जितने तरह की पेंशन वो होगा स्कीम, पेंशन का पेमेंट करने का काम ट्रेजरी अफसर को होगा, यदि वो ट्रेजरी से ले रहे हैं तो। ठीक है, और कितने साल का नौकरी किए हैं, कब उनका डेथ हो गया, उनकी फैमिली को पेंशन मिल रहा है, या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, बंदे को नौकरी से जाना पड़ा, तो वे सारी की सारी डिटेल उसमें पीपीओ में लिखी होती है कि टाइप ऑफ पेंशन क्या है, कौन इसके नेक्स्ट ऑफ कीन है, कौन कौन से एलिमेंट्स दे रहे हैं, उसको ग्रेच्युटी दे रहे हैं या डीसीआरजी दे रहे हैं, या फिर उसको फैमिली पेंशन का इनहेंस रेट दे रहे हैं या नॉर्मल रेट दे रहे हैं, है ना। ये सारी की सारी चीजें उस पीपीओ में लिखी होंगी कि 15 साल तक, 10 साल तक, या 7 साल तक, किसको, हर स्टेट का अपना अपना एक लाइफ पीरियड है कि इतने तक आपको इनहेंस रेट में देना है पेंशन, फैमिली को इनहेंस रेट मतलब 50% देना है कि 60% देना है, कि क्या रेट से देना है इसको। कभी कभी पेंशन 60% रेट से भी देते हैं किसी स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 30,000 रुपया से कम किसी का बेसिक पे है, तो उसकी फैमिली को हम 60% रेट से देंगे फैमिली पेंशन, हम 50% से नहीं देंगे। या किसी स्टेट में कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, तो इनहेंस रेट और नॉर्मल रेट, दो रेट होते हैं। नॉर्मल रेट जैसे आप नॉर्मली 30% समझते हो फैमिली पेंशन, और फुल पेंशन समझते हो 50%। सरकार ऐसे भी कर सकती है, जो गरीब लोग हैं जिनका पेंशन इससे काम नहीं होता है, तो मिनिमम मैंने 12,000 रख दिया है, मिनिमम मैंने 9,000 रख दिया है, तो जैसा भी जो रेट के हिसाब से जिस स्टेट गवर्नमेंट ने जितना रखा हुआ है उसके अनुसार ही ट्रेजरी वाला पेमेंट करेगा। तो पीपीओ में सारा रेट लिखा होता है, ट्रेजरी अफसर अपने तरफ से रेट नहीं बना सकता है। कोई रिवीजन करना है पीपीओ का, तो वो इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि ये रिवीजन कौन करेगा, एजी रिवीजन करेगा या फिर ट्रेजरी अफसर रिवीजन करेगा, क्योंकि सबको बेसिक पे तो पता चल गया है, और जो नया पे बढ़ रहा है वो बेसिक पे ही बढ़ रहा है। तो ये तो कोई भी इम्प्लीमेंट कर दे, एजी भी कर सकता है, टीओ भी कर सकता है। एजी से कराएंगे तो 2 गुना टाइम लगेगा, एक बार एजी के पास कागज आएगा, फिर एजी यहाँ से पुश करेगा यहाँ पे चेक करके, तो जो पीएसए है वो कागज क्यों नहीं डायरेक्ट ही इसके पास भेज दे। तो ये डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट, उसका एफडी, कि वो किसके थ्रू करवाना चाहता है रिवीजन, या जैसा भी उसको एक्टिविटी करवानी हो। तो चैनल यही रहेगा, या तो इसको बाईपास भी करा सकता है कई सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पैसा स्टेट गवर्नमेंट का है। कोई चार्ट बना के, लिस्ट बना के, स्केल बना के दे दे कि पहले जो आदमी इतना पेंशन पाता था, ये फैमिली पेंशन इतना पाता था, चार्ट के हिसाब से अब नेक्स्ट रिवीजन में इसको इतना पे कमीशन का रिवीजन हो गया, या कोई बीच में रिवीजन हो गया,
तो अब इसको इतना मिलेगा तो टैली करा लो, तो फिर टैली कोई भी करा के भेज दे। अब तो कागज कोई चेक नहीं करना है, कागज तो चेक हो चुका है, बस रेट ही तो बढ़ रहा है। तो वो ऐसे भी करा जा सकता है। पेंशन डिसबर्समेंट के लिए क्या क्या टीओ अपने पास रजिस्टर रखता है, तो पेंशन रजिस्टर, पीपीओ रजिस्टर, अनडिसबर्स्ड पेंशन रजिस्टर, लाइफ सर्टिफिकेट रजिस्टर, ऑब्जेक्शन रजिस्टर, है ना। कोई ऑब्जेक्शन है उस बंदे का, या कोई डिस्प्यूट है, पेंशन नहीं हो रही है उसको अभी, तो या जो ट्रेजरी इंस्पेक्शन के लिए गए थे ट्रेजरी अफसर और उन्होंने कुछ अपना ऑब्जर्वेशन लगाया, तो ऑब्जर्वेशन उसमें दिखेगा। बोलो नीरज जी। बोलिए। नहीं बोलना है? ऐसे ही दब गया था क्या नीरज जी? आप लोग कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कई बार ऐसे ही टच हो जाता है तो आप लोगों को रेज हैंड हो जाता है। एनीवे मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाते समय कि हर पॉइंट को डिटेल में और स्लो में पढ़ाऊं, ताकि आप लोगों को फिर क्वेश्चन ही जल्दी अराइज ना हो मन में। आपके मन की बातों को पहले ही से मैं समझ के क्वेश्चंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करने में उसको यूज कर लेता हूँ। बट फिर भी कहीं आपको किसी बच्चे को डाउट रह जाता है तो जरूर पूछ लिया कीजिए। अभी पेंशन मॉड्यूल चेंज हो गया है, अब आईएफएमएस में सारे काम होने लगे हैं। आईएफएमएस हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो आईएफएमएस का फंक्शन पढ़े थे, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसका क्या होता है, पीपीओ की एंट्री सिस्टम में हो जाती है, बैंक अकाउंट मैपिंग हो जाता है। इधर बैंक में जो अकाउंट है वो सेम अकाउंट को यहाँ पे इस आईएफएमएस मॉड्यूल में डाल देते हैं, तो बैंक में ही पैसा डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था, बैंक वाला पैसा देता था पेंशनर को, पेंशनर को बैंक वाला पैसा देता था अपने खाते से, और फिर बाद में गवर्नमेंट से क्लेम करता था। अब गवर्नमेंट ही खुद आईएफएमएस जब से चालू हुआ है, डायरेक्ट ही इसके अकाउंट में पैसा जमा कर देती है, बैंक वाले को फिर रिक्लेम रीइंबर्समेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। मंथली ऑटो जनरेशन ऑफ पेमेंट फाइल, ऑटोमेटिक ही पेमेंट फाइल जनरेट हो जाती है मंथली, कि भाई कितना पेंशन किसको जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर थ्रू ईसीएस या एनईएफटी, ये सिस्टम है बैंकिंग का, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर गवर्नमेंट के खाते से बैंक में, और बैंक से ट्रांसफर होकर चला जाता है इंडिविजुअल के खाते में। एमआईएस रिपोर्ट, मंथली क्या क्या किसको कितना मिला है सब जनरेट हो जाती है, अकाउंट वाइज और पीपीओ वाइज। ऑडिट के पॉइंट जो इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं उसमें क्या देखा जाता है, पीपीओ प्रॉपरली रजिस्टर्ड है कि नहीं, इज पेंशन क्रेडिटेड मंथली विदाउट डिले, आर द डियरनेस रिलीफ, जैसे आप लोगों को जो नौकरी करते हैं सर्विस में रहते हैं उनको डीए कहा जाता है, और जब रिटायर हो जाते हैं तो वो डीए नहीं कहा जाता है, वो डियरनेस रिलीफ कहलाता है। तो रेट लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जब तक कोई स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ना कहे कि नहीं हम डीए अलग रखेंगे और डीआर अलग रखेंगे। तो डीआर होता है रिटायरमेंट के केस में, वही सेम डीए का रेट होता है। तो कब रिवीजन हुआ, क्या हुआ, कितने रेट बढ़ा, वो सारा इसमें देखा जाता है। लाइफ सर्टिफिकेट लिया गया एनुअली कि नहीं लिया गया, कोई अनडिसबर्स्ड पोर्शन पेंशन का रह गया, क्यों रह गया, उस बंदे ने क्या लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, या बंदा पेंशन ले नहीं रहा है, उसका एक्सपायर्ड हो गया, बंदा डेथ हो गया, क्या हो गया, ये सारा पोजीशन ऑडिट के दौरान चेक किया जाता है। कोई एग्जांपल देख लीजिए कि श्री सुरेंदर रिटायर्ड इन जून 23, हिज पीपीओ वाज इशूड इन जुलाई 23, but treasury registered it in October 2023. He did not receive pension for 3 months, है ना। So delay in registration led to non-payment of 75,000 was pending, है ना। जब इंस्पेक्शन करने गए ए एंड ई की टीम तो देख रही है कि भाई पीपीओ इश्यू हुए तो 3-4 महीने हो गए, अभी तक इस बंदे को आप क्यों नहीं पेंशन दे रहे हैं, आप बताइए क्या रीजन है। तो फिर ट्रेजरी अफसर को बताना पड़ेगा कि उसने क्यों नहीं किया, किसी बंदे का हक क्यों मार रहा है। सो ट्रेजरी शुड मेंटेन अ पीपीओ रजिस्टर, पता चले कि भाई पीपीओ एजी के यहाँ से आ गया इस बंदे का, कब आया, कितने तारीख को आया, पेमेंट कब शुरू हुआ, सारा डिटेल उससे लिंक हो जाएगा। डेली रजिस्टर रिव्यू प्रोसेस मस्ट बी अडॉप्टेड, एक डेली रजिस्टर बनाया जाए कि एजी के यहाँ से आज कितने पीपीओ आए हैं, पीपीओ में कुछ करेक्शन है तो उसको वापस कब भेजा गया एजी के पास, करेक्शन हो गया कब वो वापस आया,
ये सारा का सारा डेली प्रोग्रेस यदि देखता रहेगा ट्रेजरी अफसर, तो किसी भी पेंशनर को पेंशन मिलने में डिले नहीं होगा, जो उसका हक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कॉमन इशू एंड देयर रिमेडीज। क्या क्या गलतियां दिखती है आमतौर पे? पीपीओ मिसप्लेस्ड हो जाता है। एजी के यहाँ से पीपीओ फॉरवर्ड किया गया पोस्ट ऑफिस के थ्रू, बोल देते हैं भैया आने में डिले हो गया, या कभी आ तो गया लेकिन क्लर्क के पास पड़ा हुआ है, दूसरे डीलिंग हैंड के पास प्रॉपरली टाइमली नहीं भेजा, है ना, तो ये मिसप्लेस भी हो जाता है, डिले भी हो सकता है। सो डिस्पैच रजिस्टर रखो, कब सरकारी मेल आई है, कितने तारीख को आई है, किसको हैंड ओवर किया, उसका सिग्नेचर रखो। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ तो इसके लिए रिमाइंडर डालो कि भाई कभी कभी बूढ़े लोग हो जाता है, रिटायर्ड लोग, उनको पता नहीं चलता है, तो उनको रिमाइंडर करो कि साहब आपका आया नहीं, अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कीजिए, एसएमएस करिए। बैंक वाले भी एसएमएस करते हैं डायरेक्ट, उनको पता चल जाता है कि साल भर अब होने वाला है नजदीक, तो एक महीना पहले से रिमाइंडर डालने शुरू करते हैं, भैया इस महीने में नवंबर 1 तारीख से शुरू कर दीजिए, आप लोग 30 नवंबर तक जमा कर दीजिए। तो ये सब सारा चीजें इनिशिएटिव लेना चाहिए, नहीं तो लोगों को पेंशन मिलने में दिक्कत होगी और गवर्नमेंट की लाइबिलिटी भी खड़ी रहेंगी। पेंशन रॉन्गली कैलकुलेट, रेगुलर ट्रेनिंग फॉर स्टाफ एंड पीपीओ ऑडिट। दोनों तरफ की ट्रेनिंग की जरूरत है। जो ट्रेजरी के स्टाफ हैं उनको भी मान लो पीपीओ का कुछ उसमें आया कि भाई कम्यूटेशन काट के पेमेंट करना है, वो कम्यूटेशन काट ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हर महीने पेंशन ज्यादा दे रहे हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है। जो पीपीओ बनाते हैं एजी ऑफिस में, उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको भी सब रूल रेगुलेशन सिखाना, कोई नई चीज आ गई फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से तो अपडेट करना। डीआर ऑर्डर नॉट अप्लाइड, जो डेली ऑर्डर, ये अपना डियरनेस रिलीफ का ऑर्डर गवर्नमेंट ने इशू किया, ट्रेजरी अफसर बोल देगा हम तो पुराने पे ही डीआर दे रहे हैं, क्यों, हमारे पास नया आया नहीं। तो नया नहीं आया तो आप एक अपडेट रजिस्टर रखो, सरकार अनाउंसमेंट करती है, आप पता करो अभी तक आया कि नहीं आया, इश्यू हुआ कि नहीं हुआ, उसको अपडेट रखा जाए। तो ये सारी सिचुएशंस को प्रॉब्लम्स ये हो सकती है, सॉल्यूशन ये हो सकता है। रिलेवेंट रूल्स और मैनुअल्स क्या होते हैं पेंशन बनने के लिए? ये तो एमएसओ रिसीट एंड पेमेंट्स रूल 1983 जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि भाई पेंशन को कैसे दिया जाए, उसमें भी है। सीसीएस रूल 1972 जो आपका सिलेबस में भी दिया गया है, और ये अथॉरिटी भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इम्प्लाई जाके स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पेंशन ले लेता है। फिर बाद में वो स्टेट गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी अफसर है वो बताता है एजी को कि सर ऐसे ऐसे लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पर्टेन करते हैं और हमारे पास पेमेंट ले रहे हैं। एजी ऑफिस वहाँ के जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री से या डिपार्टमेंट से बंदा रिटायर हुआ उसके पीओ से कंसल्ट करते हैं कि सर आपके यहाँ का बंदा इस पीपीओ नंबर वाला हमारे यहाँ पेमेंट ले रहा है, तो आप वो पैसा हमारे स्टेट गवर्नमेंट के खाते में उतना ट्रांसफर कर दीजिए, रिम्बर्स कर दीजिए। तो ये सिस्टम है पेमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को भी जानना होगा फिर इस हिसाब से कि उस बंदे ने क्या रिटायरमेंट लिया, कब लिया, कितना उसका डीए बनता है, या वो कितना उसको कौन सा अलाउंसेस मिलता है, क्या मिलता है, ये भी जानने के लिए आपको रेफरेंस चाहिए। आईएफएमएस का मैनुअल कि भाई आजकल डायरेक्ट कैसे ट्रांसफर हो रहा है बैंक बेनिफिशियरीज के खाते में, बैंक का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कम हो गया, ट्रेजरी ऑफिसर के ही थ्रू डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जा रहा है। तो ये सब पीएफएमएस की गाइडलाइंस पढ़ना है। आरबीआई की गाइडलाइंस है कि भाई साल में एक बार कम से कम इसको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, या अंडरटेकिंग ले लेनी है कि पेंशन कहीं ज्यादा मिल गया या डेथ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ डेथ के बाद तो फिर एक्स्ट्रा पेंशन होगा तो कौन वापसी करेगा, ये सारा गाइडलाइंस आरबीआई की तरफ से भी है। एजी ऑफिस भी पीपीओ पे अपनी गाइडलाइंस पीछे छाप के देता है कि पैरा, ये पैरा है, आप इसको पढ़ लीजिए, टीओ साहब आंख बंद करके पेमेंट मत करिएगा, हमने जो आपको कंडीशन डाले हैं, पैरा डाले हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो पीपीओ के पीछे भी कुछ छपे होते हैं गाइडलाइंस, जिसको पेंशनर भी पढ़ता है, टीओ भी पढ़ता है। कुछ अलग से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस केस टू केस, नॉर्मल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसको भी इंस्ट्रक्शंस पैरा के साथ, राइडर लगा के साथ एजी ऑफिस पीपीओ में लिख के भेजता है, तो वो भी फॉलो करेगा ट्रेजरी अफसर। समराइज सिचुएशन देखें तो क्या हुआ कि ट्रेजरी एंश्योर्स पेंशनर्स गेट टाइमली एंड करेक्ट पेंशन, verification, PPO registration, monthly disbursement and correct maintenance are the key functions. IFMS has made the system digital and efficient. Regular inspection, use of updated register and life certificate monitoring are essentials. ये आपने देख लिया कि ये सारी चीजें जरूरत है।
पेंशन का इंस्पेक्शन करने जाते हैं, ऑडिट करने जाते हैं, तो क्या क्या देखना चाहिए? पीपीओ प्रॉपरली रजिस्टर में एंट्री किया गया होगा। डिले 7 दिन से ज्यादा का डिले होगा तो उसको कोई अलग से फ्लैग कर दिए कि ये डिले क्यों हुआ, जस्टिफिकेशन मांगा जाए। करंट मंथ में एंट्रीज वेरीफाई की गई। मैच विथ लाइफ सर्टिफिकेट, जिसको पेंशन हो रहा है उसका 100% लाइफ सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं। कोई अनडिसबर्समेंट पेंशन हुआ उसको कब फिर दोबारा रिलीज किया गया या क्यों रीजन है कि उसको डिसबर्स नहीं किया गया, ये सारी चीजें। कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि भाई इतने तारीख से आपको जियो अपना जियो मीन्स गवर्नमेंट का ऑर्डर, कोई आता है कि डीए इतना देना है या पे कमीशन आ गया इतना पे फिक्स करना है या इस समय से इस पीरियड तक आपका जीरो डी रहेगा डीआर, तो वो सारी चीजें आपको फिक्स करना है। या कोई होगा कि भाई पेंशन को 50% दी, डीएम बढ़ गया तो उसको मर्ज कर देना है बेसिक पेंशन में, तो वो उसके अनुसार सारा काम किया गया कि नहीं किया गया। क्रॉस चेक फ्रॉम डेथ इंटीमेशन रजिस्टर, कहीं इंटीमेशन आती है किसी फैमिली से कि भाई इसका डेथ हो गया, फैमिली पेंशन बंद कर दी जाए, तो उसको फिर एंट्री किया जाए और बाद में जाके पेंशन को स्टॉप कर दिया जाए। रिवाइज पीपीओ, फैमिली पेंशन पीपीओ, ये सारा का सारा जरूरत पड़ी जैसे जैसे सिचुएशन उसके अनुसार किया गया कि नहीं किया गया, ये ऑडिट वाला इंस्पेक्शन के दौरान ये सारी चीजें चेक करेंगे। सिस्टम वर्सेस फिजिकल रिकॉर्ड कंसिस्टेंसी, कई बार फिजिकल फाइल पड़ी हुई है वो कम संख्या में है और इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड में ज्यादा संख्या में है, तो उसको भी चेक कर लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि एक एक आदमी के डबल एंट्री हो गई हो कंप्यूटर में दो दो बार और दो दो बार प्रोसेस हो रहा हो। ये सारा ई मंथली सबमिशन चेक है ना, ई मंथली पेमेंट आजकल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ही पेमेंट हो जा रहा है, तो वो सही किया गया कि नहीं IMIS रिपोर्ट में। या फिर NEFT वगैरह या ECS जो किया जा रहा है वो प्रॉपरली है कि नहीं। फिजिकल चेक अब नहीं भेजना है किसी को, यदि भेजा गया तो किसी विशेष परिस्थिति में उसको मिलान कर लेना है क्यों भेजा गया। ट्रेनिंग रिकॉर्ड मेंटेन, ट्रेनिंग जरूर देना है, मतलब कोई नया नियम आ गया, कोई नया सिस्टम आ गया और स्टाफ पुराना सिस्टम पर ही काम कर रहा है तो उससे गलतियां हो सकती हैं, तो टाइम टू टाइम कितने लोगों को ट्रेंड किया गया अब उसको ये भी चेक करने की जरूरत होती है, तो ट्रेनिंग इसमें इंस्पेक्शन के दौरान ये भी रजिस्टर देखा जाता है ना। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर, ऑब्जर्वेशन सीट्स और ऑडिट मेमोज वगैरह जो दिया जाता है वो सब उन्होंने उस पे जो भी ऑब्जर्वेशंस थे उन्होंने उसका कंप्लायंस किया कि नहीं किया, ये सारी चीजें देखी जाएंगी है ना। एफएमएस में ये पेंशन मॉडल शुरू हो गया है, उसमें सारे एफएमएस पोर्टल पे ये दिखता है, आपको पीपीओ नंबर लोड करना पड़ता है, नेम ऑफ पेंशन, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सारा कुछ आ जाएगा। पेंशन किस तरह की है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है, कब रजिस्ट्रेशन ट्रेजरी में हुआ, किस महीने से पेंशन शुरुआत हो रही है, कितना अमाउंट है, बैंक का नेम, अकाउंट, आईएफएससी कोड, लाइफ सर्टिफिकेट, डीए अप्लाइज, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, एनईएफटी रहेगा या आईएफएमएस के थ्रू रहेगा, ये सारी की सारी चीज उसमें आईएफएमएस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं मैपिंग करने के दौरान है ना। तो कुछ प्रैक्टिकल जैसे देख लो, पीपीओ एंट्री कैसे किया जाता है आईएफएमएस में। सो इन ऑल इनपुट ऑल द एबव फील्ड्स इन पेंशन मॉड्यूल, वैलिडेट एंड सेव। ये जो एजी के तरफ से मान लो कि पीपीओ ई पीपीओ इशू की जा रही है, ई पीपीओ, तो ई पीपीओ में उसने जितना भी कॉलम बनाया है, मान लो कोई फॉर्म है, फॉर्म 10 है, समझ एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, हर स्टेट में अलग अलग फॉर्म यूज हो सकते हैं, तो जिस तरह के स्टेट ने जो फॉर्मेट बनाया हुआ है तो उसके अनुसार डेटा इलेक्ट्रॉनिक ही एजी ऑफिस के थ्रू चले जाते हैं ट्रेजरी अफसर के पास, तो वो अपना आईएफएमएस में उसी डेटा को इनपुट में ले लेता है, तो लेके वैलिडेशन चेक करता है कि जो डेटा आया है वो सही सही आया है कि नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि नेम में पेंशन घुस रहा है या पेंशन में फैमिली पेंशन का फिगर घुस रहा है, वो एक बार वैलिडेट करता है, फिर वैलिडेशन सही हो जाता है तो फिर सेव कर देता है। फिर वो पोर्टल में ही ये सारे सीक्वेंस दिए गए हैं आईएफएमएस में क्या क्या है, तो जनरेट मंथली पेमेंट फाइल को जनरेट करता है, उसका प्रोसेस ये है। फिर डाउनलोड करता है एमआईएस रिपोर्ट कि हाँ भाई ये सारा पीडीएफ डाउनलोड हो गए, तो वो ये प्रोसेस के थ्रू उसका रिपोर्ट भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो मंथली पेमेंट की फाइल, मंथली पेंशन प्रोसेस, सेलेक्ट मंथ, किस मंथ का पेमेंट करना है, और क्लिक जनरेट हो जाता है, इस आदमी के खाते में चढ़ गए और ये अब उसको पेंशन वो ड्रॉ कर सकता है अपने रिकॉर्ड के हिसाब से। और फिर एमआईएस रिपोर्ट प्रिंट करना है, निकालना है या डाउनलोड पीडीएफ में करना है तो सारा लिस्टिंग डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ मॉडल टेस्ट है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथराइजिंग पेंशन बिफोर इट इज डिस्बर्स्ड बाय द ट्रेजरी अफसर, कौन ऑथराइज करता है, ऑथराइजिंग अथॉरिटी कौन है, तो एजी है ना। ये सारे क्वेश्चन सिंपल हैं,
आप इसको एक बार आप देख लेना। मैं आपको सीसीएस रूल के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे समझ में आएगा इंपॉर्टेंट है मैं कवर करूंगा, और बाकी आप लोग पढ़ लेंगे और उसमें जो डाउट होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं या ग्रुप में भी डाल के डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सिंपल वे में ऑलराउंडर्स नोट्स में लिखी गई थी, आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास आपकी ये होगी। आज हम अब इसी पे पेंशन वाले पे डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं, सीसीएस रूल। ठीक है बच्चे, अभी तक किसी कुछ दिक्कत है तो बताओ रेज हैंड करके। सीसीएस रूल सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सीसीएस मीन सेंट्रल सिविल सर्विसेज, और इसको इशू किया है पेंशनर पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर, है ना, डिपार्टमेंट ने, जिसको पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पर्सनल ट्रेनिंग डीओपीटी भी बोलते हैं। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये वेलफेयर सेक्शन है, वहां से ये इशू हुआ होगा 1972 इस रूल का नाम है। और ये इसमें सारे नियम बताया गया है। नियम 1 में शॉर्ट टाइटल इसको क्या कहेंगे, है ना, एप्लीकेशन डेफिनेशन सारा कुछ दिया गया है। गवर्नमेंट के डिसीजंस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उसको भी इसमें इनकारपोरेट किया गया है। जनरल कंडीशंस क्या होंगे, गवर्नमेंट के डिसीजन से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जहां जहां पे गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो उसको हमें ठीक से एक बार पढ़ना होगा। मतलब कुछ क्वेरीज रही होंगी लोगों को, वो क्लैरिफिकेशन मांगा होगा डीओपीटी से, तो वो उस कंडीशन में उनका क्या रिप्लाई होगा ये क्वेश्चन बन सकता है, तो वो हमें जानना चाहिए। क्वेश्चन वहां से कभी कभी बन जाता है ना। पेंशन के दौरान कंपनसेटरी अलाउंसेस भी गवर्नमेंट ने कुछ देती है कि भाई जिसको पेंशन नहीं देते हैं उसको कंपनसेशन कुछ दिया जाए क्या, तो जैसा जैसा गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो देना है। अमाउंट ऑफ पेंशन पेएबल डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस लाइंग क्वालिफाइंग सर्विसेज, है ना, किस तरह के पेंशन होंगे, कितने टाइप की, ये गवर्नमेंट ने डिसीजंस दिया है। जीआईडी बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन। फाइनल पेमेंट ऑफ सर्विस ग्रेच्युटी टू बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर रुपीज। क्या इसका मतलब हुआ, गवर्नमेंट डिसीजन क्या कहती है, मान लो किसी का ग्रेच्युटी 1,05,5 बनती है या 50 पैसा बनती है या 2 पैसा बनती है, तो आप नॉर्मली 5 को ही और 5 को ऊपर को राउंड ऑफ करते हैं। लेकिन ग्रेच्युटी में ऐसा नहीं है। ग्रेच्युटी कहता है कि इसको जहां भी कोई भी पॉइंट में आ गया, चाहे .1 .2 आ गया, तो भी उसको नेक्स्ट रुपीज में आपको राउंड ऑफ कर देना है। ये वेट नहीं करना है कि 50 पैसे से ऊपर है कि 50 पैसे से नीचे है, जहां फ्रिक्शन बना उसको अगले रुपीज में कर दो। 3 months एंड एबव बट लेस देन 6 months treated as 1/2 year। ये आप लोग पढ़े हो, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन में ही सारी पहले भी बताई गई हैं बातें, कि किसी भी आदमी का सर्विस जैसे मान लो 20 साल 3 महीना होती है, तो हम पेंशन को इसको ग्रेच्युटी को काउंट करते हैं हाफ ईयरली के बेस पे। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, आप जितने साल सर्विस करते हैं उसको देखा जाता है कि आपने 10 साल सर्विस किया तो 20 हाफ ईयरली आपने सर्विस किया, ऐसा। क्योंकि फार्मूला हाफ ईयरली के बेस पे बनाया गया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, तो हाफ ईयरली में ही देखा जाता है कि कितने को हाफ ईयर मानेंगे आप। हाफ ईयरली का मतलब आप सोच रहे होंगे कि 6 मंथ और 6 मंथ, यही तो मिला के 1 ईयर बनेंगे, तो 1 ईयर बनेगा। गवर्नमेंट इसमें रिलैक्सेशन देती है कि नहीं, यदि कोई 3 महीना भी काम कर लिया है तो उसको हम एक हाफ, मतलब एक 1/2 ईयरली मान लेंगे। ये कहाँ से मानते हैं, गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है कि 3 महीने से ऊपर, और बट बट लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ हुआ नहीं था, 6 महीने से कम ही था, लेकिन यदि 3 महीना से ऊपर चला गया तो उसको हाफ ईयरली मान लेना। और 6 महीना से ज्यादा हो गया, 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, तो क्या फिर मानेंगे, इसको भी 6 मंथली ही मानना है, मतलब एक एक ही हाफ ईयर मानना है। लेकिन यदि ये 9 मंथ हो गया, मान लो किसी का 9 मंथ हो गया सर्विस, मतलब 10 साल 9 महीने वैसे सर्विस हो गया, तो उसको फिर 2 हाफ ईयरली ये काउंट हो जाएगा। 9 महीना से लेके 12 महीने तक के भीतर वाली जो बात होगी वो फिर एक हाफ ईयरली और जोड़ देगा, यानी ये पूरा का पूरा हाफ ईयरली इधर और प्लस हाफ ईयरली इधर, मतलब 1 साल हो जाएगा। तो ये कोई आदमी 10 साल 9 महीना नौकरी करके रिटायर हो रहा है,
तो उसको हम 11 साल की सर्विस मानेंगे या फिर उसको हम 22 हाफ ईयरली मानेंगे, 22 हाफ ईयरली। गॉट इट? तो ये सारा डिसीजन इसमें दिया गया है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना। कहीं पे कुछ डाउट होगी किसी कंडीशन में तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि मैं सारा पॉइंट टू पॉइंट एक एक बार कवर करने लगूंगा तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और मिनिमम मैक्सिमम का भी गवर्नमेंट अपना अमाउंट बताई है। जैसे ये पे कमीशन आते हैं 10-10 साल पे आते हैं, हर 10 ईयर्स पे एक पे कमीशन आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जैसे इससे पहला अभी आपका 7th पे कमीशन चल रहा है, तो 7th पे कमीशन का करेंसी कब से है? 1/1/2016 से, और कब तक रहेगा? 31 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, ये रहेगा। तो 7th पे कमीशन। 8th पे कमीशन कब से होगा शुरू? ये होगा 1/1/2026 से। और कब तक इसकी पीरियोडिसिटी रहेगी? फिर 31 दिसंबर 2026 के बाद कितना हो जाएगा? 2035। ठीक है, फिर वो 1/1/36 से फिर 9th पे कमीशन आ जाएगा, ऐसे चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट बनाना चाहे तो ये जनरल रूल है, ये नहीं कि गवर्नमेंट मजबूर है 10 साल में आपको पे कमीशन देगी ही देगी। कोई ऐसा गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन की कमेटी बनाई जा सकती है, बोला कि नहीं ये हर बार पे कमीशन 10-10 साल की लाने की जरूरत नहीं है, कोई एक फार्मूला फिक्स कर दो कि हर 10 साल के बाद जो भी पेंशन ले रहा होगा उसका 2 गुना बन जाएगा या 1.89 बन जाएगा या क्या बन जाएगा। तो जो डिसीजन लिया जाएगा वो लिया जाएगा, वो हमें पता नहीं है फ्यूचर के बारे में, बट पास्ट के बारे में हमें जानना होगा कि कौन सा पे कमीशन कब चल रहा था। तो ये देखो, फिर ये 5वां पे कमीशन, 6ठा पे कमीशन, 4था पे कमीशन अब आप निकाल सकते हैं कि ये 2016 में 7वां हो गया, तो 2006 में 6ठा हो गया, तो 1996 में 5वां हो गया ना। ऐसे हिसाब से चलो 10-10 साल पीछे करते जाओ। तो ये जो कमीशन था, 5वें कमीशन में इन्होंने बोला था कि मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट पेंशन का कितना होगा, है ना। इससे पहले कह दिया था कि भाई जो मिनिमम पेंशन मिलेगी वो 3500 रुपया मिलेगी सभी को। 7वें पे कमीशन में क्या कहा गया कि मिनिमम सभी को 9000 पेंशन मिलेगा, चाहे बेसिक पे कितना भी हो, मिनिमम इतना मिलना है। या मैक्सिमम का भी सेट कर दिया कि मैक्सिमम कितना बनेगा, 1.5 लाख रुपया से ज्यादा किसी का भी पेंशन नहीं बनेगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम भी गवर्नमेंट सेट करती है। उससे पहले इसमें और पीछे ले गई कि मिनिमम पेंशन उसको 1275 रुपया अप्लाई करना है सेपरेटली, मिलिट्री पेंशन सेट एम्प्लॉयड पेंशनर को। तो ये सारी जैसे जैसे गवर्नमेंट अपना चेंजेस करती है उसके अनुसार ही ऑडिट के दौरान या इंस्पेक्शन के दौरान चेक किया जाता है कि भाई कहीं पीपीओ में कुछ अमाउंट बताया गया था, ये गड़बड़ तो नहीं कर रखा है। ये चेक कर सकता है इंस्पेक्शन के लिए, इंस्पेक्शन के दौरान। ठीक है, तो इसीलिए रूल को कुछ आपको जानना पड़ सकता है और कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आप सारा नहीं पढ़ोगे, नहीं तो आपका दिमाग और खराब हो जाएगा कि सर एक नई चीज हमको पढ़ने को दे दिए, ये तो हमें ज्यादा डीप में जाना है क्या। नहीं, आप एक बार ऐसे ही देखते चले जाना। ये 457 पेज का पीडीएफ है। तो जो आपको कुछ लगता है कि हमें ये चीज जाननी चाहिए, है ना, ये क्या कह रहा है, जैसे आप जहां जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है उसको एक बार जरूर पढ़ना, जीआईडी को। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक नॉलेज की बात हो गई, अब इसमें अंदाज पे काम नहीं चलेगा। कोई चीज कभी कभी कोई चीज आपके जनरल सेंस से काम करती है, लॉजिक पे काम करती है, कुछ चीजें लॉजिक पे काम नहीं करती हैं। कुछ चीजें जो रूल में लिख दिया गया वो रूल ही फॉलो करना पड़ता है, लॉजिक नहीं चलता है। जैसे मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि भाई हम कोई स्टेट गवर्नमेंट के एग्जांपल ले लेते हैं, एफडी ने उसका रूल बनाया है, सीसीएस 1970 रूल, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, लेकिन हर स्टेट में अपना पेंशन डिस्टर्बस करने का अलग अलग रूल होता है। वो उसको अलग अलग सीएसआर बनता है, सिविल सर्विसेज का जो रूल है अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपना बनाती है। किसी स्टेट गवर्नमेंट ने बना दिया कि भाई देखो फैमिली पेंशन हम ना, यदि कोई टू सीरीज केस हो, टू सीरीज केस किसको कहते हैं? टू सीरीज केस कहते हैं कि जो दो वाइफ किसी की हो गई, है ना। अब दो वाइफ तो रखना अलाउड नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से।
तो 2 वाइफ किसी की यदि हो गई, गलती से उसने शादी कर लिया और बताया नहीं अपने डिपार्टमेंट को, और उसको मरने के बाद रिवील हुआ कि इसने 2 शादी किया हुआ था, तो पेंशन को फिर 2 टुकड़े में बांटा जाएगा, इसको 2 सीरीज कहते हैं। या फिर उसने 3 शादी कर ली थी, तो बाद में कोर्ट में पता चला कि ये बंदा मर गया और छुपा रहा था, तीनों बीवी के जो बच्चे भी हो सकते हैं, तो बच्चे तो इलीगल नहीं हो सकते हैं ना। अब तो उस बच्चों को क्या पता था कि ये फादर हमारा मैरिज करेक्ट लाइफ का है कि ये ऐसे लाइफ का है। तो उस कंडीशन में 3 सीरीज भी केस आ सकती हैं, 4 सीरीज भी आ सकती हैं। पेंशन एक ही रहेगा, उस पेंशन को 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, 2 टुकड़े किए जा सकते हैं। अमाउंट ओवरऑल यही रहेगा, टुकड़े किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कह देती है कि भाई देखो, इसमें से कोई एक बीबी मर गई, 2 सीरीज केस बना और एक बीबी मर गई। मान लो कि उसको पेंशन मिल रहा था, समझने के लिए 10,000 टोटल पेंशन था, उसमें से 5-5 हजार रुपया 2 फैमिली को मिल रहा था। अब इसमें से एक फैमिली मर गई या इसके एलिजिबल मेंबर्स खत्म हो गए, तो क्या यह पैसा इस फैमिली को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? अब ये डिपेंड कर सकता है उस स्टेट की पॉलिसी क्या है। वो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है नहीं कि इसका शेयर सीज कर दिया जाएगा, अब ये शेयर कभी भी इस फैमिली को नहीं दिया जाएगा। कोई स्टेट गवर्नमेंट कह सकती है कि नहीं, मुझे तो 10,000 खर्चा करना ही था, चाहे 2 टुकड़े में कर लो या 1 टुकड़े में कर लो, मैं तो 10,000 फिर इसको शेयर इसमें डाल दूंगा मैं। तो ये स्टेट पेंशन पॉलिसी बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट की है। जैसे एनपीएस है, बहुत सारे स्टेट ने एनपीएस को अप्लाई कर दिया था। वेस्ट बंगाल है, उसने एनपीएस अभी भी लागू नहीं किया, वहां पे भी अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी नहीं फोर्स कर सकती कि आप एनपीएस क्यों नहीं लागू किए, सारे देश में लागू हो गया या कई देश में लागू होकर वापस भी हो गया। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में वापस ले लिया गवर्नमेंट ने कि ओल्ड पेंशन स्कीम पे आ गई, एनपीएस खत्म कर दिया, या राजस्थान में ओपीएस फिर ला दिया था, फिर हल्ला हुआ नहीं यार ओपीएस ठीक नहीं है, एनपीएस में ही लाओ। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक्शन नहीं ले सकती है। तो किस आदमी को कितना पेंशन देना है, नहीं देना है, क्या करना है, ये गवर्नमेंट वहां के डिसाइड करेगी। तो सीसीएस रूल के हिसाब से जो डिसीजन आते हैं, वो जो इसमें लिखा गया है वही आपको फॉलो करना है। ये कह रहा है कि लास्ट पे सर्टिफिकेट आपके पास पता होना चाहिए कि उसको लास्ट पेमेंट कितना मिला था। एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूज अदर देन पर्टेनिंग टू गवर्नमेंट एकोमोडेशन, प्रोविजनल पेंशन टू बी पेड बाय हेड ऑफ ऑफिस इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंट्स ऑफिसर। ये अकाउंट्स ऑफिसर का कॉन्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएओ होता है। पेंशन कौन बनाता है? पीएओ बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो ये वर्ड आपका पीओ आएगा, यही स्टेट गवर्नमेंट के लिए एजी आएगा। ठीक है जी। अब यहां से पेंशन जैसे आपके पास एजी से जाता है टीओ के पास, एजी वाले ग्रुप में, पीओ से जाता है बैंक के पास, एक क्रेडिट बैंक। तो ये सिस्टम इनका डिसबर्समेंट का ये है। पीपीओ अथॉरिटी इशू करता है पीओ, जैसे ये आपका अथराइजिंग अथॉरिटी था, पेंशन अथराइजिंग अथॉरिटी, उसी तरह पीओ सेंट्रल गवर्नमेंट का अथराइजिंग अथॉरिटी होगा। डिसबर्सिंग अथॉरिटी, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी या पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी बैंक होगा, जिस तरह इसमें टीओ था, पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी। तो आपको पढ़ते समय याद रखना, ये अकाउंट्स ऑफिसर कह रहा है तो पीएओ को कह रहा है, पीओ को अकाउंट्स ऑफिसर कह रहा है। और पीओ से बड़ा होगा ये पे एंड अकाउंट ऑफिसर हो गया। इससे बड़ा ऑफिस सेंट्रलाइज ऑफिस होगा, वो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर होगा, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पीओ का कॉन्सेप्ट चलता है, स्टेट गवर्नमेंट में एजी और टीओ का कॉन्सेप्ट चलता है। तो पढ़ते समय आप इसको रिलेट करके पढ़ना। ठीक है। और रूल नंबर आपको याद वाद करने की जरूरत नहीं है, टू मच में उठाओगे सर पे बोझ तो आपको बैलेंस खराब हो जाएगा। बस एक बार ओवरऑल इसको पढ़ लो, कहीं गवर्नमेंट ऑफ डिसीजन है तो उसमें आप इसको पढ़ लिया करो कि क्या कहना चाहता है ना। गवर्नमेंट ऑफ डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट पे इन्होंने अपना एक डिस्कशन बताया है, गवर्नमेंट ड्यू जिसको क्या कहते हैं, है ना। फॉर्म वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म याद रखना है, ना स्टेट गवर्नमेंट का। इसको बता रहा है कि ये क्या नाम से कहलाएगा और कब से इफेक्टिव होगा। तो ये जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 है, ये 1 जून से लागू हुआ था, ये ध्यान रखना। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी चीज फाइनेंशियल चीज है वो 1 अप्रैल से लागू होना चाहिए था, लेकिन ये
1 जून 1972 से लागू हुआ था। हाफ ईयरली वाला समझ लो, हाफ ईयरली पेंशन में लागू होता है, इसलिए ये बीच में से शुरुआत किया था, ऐसा समझो। ये रेलवे वालों के लिए अलग पेंशन है, डिफेंस के लिए अलग सिस्टम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। ये सिर्फ सीसीएस पेंशन रूल्स 72 ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के उन ऑफिसेस के लिए है, जैसे जो रेलवे, डिफेंस, पोस्टल उनके अलावा हो, उनके लिए है ये, है ना। जैसे कोई भी मिनिस्ट्री हो गई, फर्टिलाइजर हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वो ये उनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चे, क्या कह रहा है? टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट विद लेस देन 10 years सर्विस हु रिटायर ऑन सुपरन्यूएशन डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस एटसेट्रा इज एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी एज पर परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये उनके लिए कह रहा है कि कुछ एम्प्लॉयज टेम्परेरी होते हैं, उनको रखा ही टेम्परेरी पोस्ट के लिए गया होता है और उनकी नौकरी अभी परमानेंट नहीं हुई थी और उनका 10 साल की नौकरी से कम नौकरी रह गई, उसी में रिटायर हो गए, तो फिर उनको पेंशन नहीं देना है, उनको केवल ग्रेच्युटी देना है। और ग्रेच्युटी कैसे देना है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को जो रेट एप्लीकेबल होता है उसी रेट से देना है, जो हाफ ईयरली सिस्टम से काउंट करते हैं वो वाला। पेंशन तो सबको समझ में आता है ना, पेंशन तो सारे लोग, तो थोड़ा बहुत तो पेंशन को समझ में सबको आता है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊं कि पेंशन क्या होगा, ग्रेच्युटी क्या होगी, फैमिली पेंशन क्या होगा, कम्यूटेशन क्या होगा, ये सब बताने की मुझे जरूरत है? पढ़े होंगे ना आप लोग, थोड़ा बहुत अवेयरनेस तो है ना सभी को। तो ये वही सारे रूल बताए हैं कि 10 साल के नीचे की सर्विस होगी तो क्या कंसिडर किया जाएगा, 10 साल से ऊपर की होगी तो क्या कंसिडर किया जाएगा। एक बेसिक रूल है कि 10 साल से नीचे की किसी की भी सर्विस होगी तो उसको हम पेंशन नहीं देंगे, पेंशन नहीं दिया जाएगा, ग्रेच्युटी दिया जाएगा। ग्रेच्युटी में भी क्या होता है? ग्रेच्युटी भी दो तरह की होती है, एक होती है सर्विस ग्रेच्युटी, एक होती है डेथ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। ठीक है ना। मनीषा कई दिन से क्लास ज्वाइन नहीं कर रही है, शायद क्या हो गया उसको। बस ये 4 ही बंदे जा रहे हैं, सुपीत भी नहीं ज्वाइन किया आज क्लास, या किया था चला गया पता नहीं। चलो आप लोग डिटेल में एक बार वीडियो देख लेना, जो बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। क्लास ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मैंने कंडीशन लगाया है कि 10 बच्चे होने चाहिए। मुझे भी फील होता है कि कोई बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं तो सारी चीज तो किताब में लिखी गई है, आप इसको पढ़ लोगे, फिर डाउट होगा तो फिर ग्रुप में पूछोगे, हम वहाँ रिप्लाई कर देंगे। तो ऐसे कम्युनिकेशन तो हो सकता है, बट फील वाली बात नहीं आएगी, है ना। तो फील तो तब होगा जब बच्चे आप क्लास में अटेंड करोगे। सुबह जगना शुरू करो, है ना, ये भी जरूरी है। जिसकी नींद नहीं खुलेगी वो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकता। ये देखो, माइनर को किसको कहा जाता है? ए पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर्स इज कॉल्ड माइनर। और माइनर को पेंशन लेने के लिए कोई ना कोई उसको, जो फैमिली पेंशन लेता है माइनर, उसके लिए कोई गार्जियन होना चाहिए। बिना गार्जियन के वो पेंशन नहीं ले सकता है माइनर। तो लीगल गार्जियन होना चाहिए। लीगल गार्जियन में सबसे पहले नेचुरल गार्जियन, मान लो किसी की स्टेप मदर है कोई, तो स्टेप मदर नेचुरल गार्जियन कहला सकती है। या किसी की मदर है, किसी की मदर है और वो विधवा हो गई मान लो, और उसका माइनर बच्चा है, तो विधवा जब मैरिज कर लेती है तो उसका पेंशन बंद हो जाता है। तो पेंशन बंद हो गया, मान लो किसी से शादी की, तो अब वो नए हस्बैंड के साथ है, लेकिन जो लड़का होगा, जो बच्चा होगा, उसको अब पेंशन मिलेगा। वो पेंशन, वो बच्चा माइनर होगा, तो माइनर को कैसे पेंशन मिलेगा? ये लीगल मदर, ये मदर इसकी लीगल है, भले ही मैरिज जाके दूसरे से कर लिया, तो फिर भी लीगल गार्जियन के लिए अब इसको सक्सेशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से ले आने की जरूरत नहीं है कोर्ट से। कोर्ट बोलता है यही इसकी माँ है और यही लीगल गार्जियन है, इसको आप पेंशन इस बच्चे के थ्रू दो, इस बच्चे को इस मदर के थ्रू दो, जब तक ये 18 ईयर्स का नहीं हो जाता है। या कभी कभी क्या होता है, मेंटली रिटार्डेड हो, मेंटली रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड का मतलब कि वो बंदे का हेल्थ ऐसा नहीं हो कि वो साइन कर सके या वो पेंशन को संभाल सके, तो जीवन भर, 18 साल का यहाँ कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा, जीवन भर उसके लीगल गार्जियन के थ्रू ही वो पेंशन लेता रहेगा। तो इस कंडीशन में यदि उसकी नेचुरल मदर नहीं है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से ले आएगा कि भाई इसका लीगल गार्जियन कौन बनेगा, या फिर लीगल गार्जियनशिप एक्ट होता है उसके अंतर्गत कोर्ट डिसाइड करती है कि यही आदमी इसका
बनेगा और वो आदमी जो लीगल गार्जियन बना था वो खुद उसी की डेथ हो जाए, फिर उसके बाद से नेक्स्ट गार्जियन के लिए अप्लाई होगा। तो ये सारा का सारा जो पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके पास ये सारा अवेयरनेस होना चाहिए, उसके पास ये डॉक्यूमेंट आएगा और फिर वो ऑथराइज करेगी कि वो पेमेंट डिसबर्सिंग अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए कोरिजेंडम इशू करेगी या अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इशू करेगी या रिवीजन ऑफ पीपीओ इशू करेगी, जैसा भी केस उसको एप्लीकेबल होगा। ठीक है। स्कोप ऑफ एक्सप्रेशन ग्रेव मिसकंडक्ट, पेंशन उसको नहीं दिया जा सकता है जिसका कंडक्ट ठीक नहीं हो। कंडक्ट ठीक का मतलब मान लो किसी को पेंशन मिल रही हो, वो फिर कुछ रेप मर्डर या इम्बेजलमेंट कुछ करता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ काम करता है, तो वो उसका कंडक्ट ठीक नहीं हुआ, गड़बड़ कंडक्ट हो गया, तो उसका पेंशन रोका जा सकता है। या कोई बंदा नौकरी करते करते ही उसका मिसकंडक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको पेंशन नहीं दिया जाएगा। सो द टर्म ग्रेव misconduct used in article 351A of the CSR rule इतने में is wide enough to include corrupt practices in cases where the charge of corruption is proved after pension has been sanctioned. Action to withhold या withdraw pension may be taken under article 351। किसी बंदे को पेंशन इशू करने से पहले मिसकंडक्ट का पता चल जाता है तो पेंशन नहीं देना है, उसको होल्ड कर देना है जब तक क्लियर ना हो जाए कि उसका मिसकंडक्ट प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। या फिर पेंशन देना शुरू कर दिए तो पेंशन को विड्रॉ कर दिया जाएगा, बोला नहीं आपको पेंशन अब नहीं दिया जाएगा, अब जब तक मिसकंडक्ट क्लियर नहीं हो जाता है, किसी पे आरोप लगता है मिसकंडक्ट का तो भी उसको पेंशन रोक दिया जाएगा। तो ये सब क्या है, लॉजिकल बातें नहीं है, जो नियम में लिखी गई हैं हमें उसी चीज को फॉलो करना है। प्रेसिडेंट के पास राइट है, प्रेसिडेंट राइट टू विदहोल्ड या विड्रॉ पेंशन इन फुल इज एब्सोल्यूट। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी का भी पेंशन रोक सकते हैं, पूरा या पार्शियल, है ना, किसी भी कंडीशन में। तो किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी का भी पेंशन मिल रहा हो उसको रोक सकते हैं। आगे क्या हो सकता है, while to restrict the amount of withhold pension to 1/3 of the pension originally sanctioned, in order may be applied under the new article in case where the order is for recovery for losses from pension. It is no bearing on question of government right to withhold या withdraw the pension and government may order the full pension to withhold या withdraw। किसी को पेंशन पूरा रोका जा सकता है या आधा रोका जा सकता है। किसी की रिकवरी करनी है पेंशन से, मान लो एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाता है तो उसकी पेंशन कम से कम जो रिकवरी होगी वो कह रहा है कि 1/3 उसको 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। while restrict the amount of withhold pension to 1/3 of the pension originally sanctioned, 1/3 से ज्यादा उसको नहीं होल्ड किया जा सकता है, रिकवरी किया जा सकता है, नहीं तो उसका पेंशन नहीं चलेगा। या तो फिर प्रेसिडेंट चाहे तो उसका पूरा पेंशन रोक दे, वो उनके हाथ में है। तो ये आपको जो ऑर्डर है डीओपीटी के, ये एक बार आप ठीक से देख लो। ये इस तरह ऑर्डर और इस तरह ये मेमोरेंडम आए हुए थे, उस लेटर को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। देखो ये बहुत लंबा चौड़ा है, 457 पेज का है। मैं एक एक पॉइंट को तो नहीं कवर कराऊंगा, ना ही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे को कवर करो, लेकिन अभी टाइम है, आप लोगों के पास एग्जाम अभी नहीं है और दूसरे पीसीस को आपने कवर कर लिया है, तो इसको पढ़ने से आपको घाटा नहीं होने वाला है, पढ़ सकते हैं इसको, है ना। कुछ ऑफिसर्स री एम्प्लॉयड भी होते हैं, जैसे मिलिट्री सर्विस से रिटायर्ड होके गवर्नमेंट का जॉब फिर से करते हैं, तो उन पे भी ये पेंशन का एप्लीकेबल होता है। डीएससी पर्सनल होते हैं, डीएससी पर्सनल क्या होते हैं, डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प बोलते हैं, डीएससी डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स कॉर्प, है ना। ये क्या होते हैं कि आर्मी से रिटायर्ड होके या एयरफोर्स नेवी से रिटायर्ड होके फिर से सिक्योरिटी की ड्यूटी शुरू कर देते हैं, तो इस कंडीशन में इनको पहले से पेंशन मिलता है। फिर ये जो नौकरी करेंगे तो यहाँ से भी इनको पेंशन मिल सकता है, यदि नौकरी 10 ईयर्स की कम से कम हो या जो भी इसके कंडीशन ऑफ सर्विस के हिसाब से, तो ये 2 पेंशन ले सकते हैं। पहले क्या नियम था कि एक पेंशन पे तो
डीए छोड़ना पड़ेगा उनको, फिर सैलरी पे डीए लेंगे, या फिर सैलरी पे डीए छोड़ेंगे, पेंशन पे डीए लेंगे। तो 2 डीए नहीं ले सकते हैं, ऐसा प्रोविजन था। 2 डियरनेस अलाउंस नहीं लेंगे, इसको डीआर बोलते हैं। तो उनको छोड़ना पड़ेगा। अभी एक रूल आ गया कि नहीं, दोनों पेंशन और दोनों, एक पेंशन प्लस डीए या डीआर कह लो, और दूसरा अपनी सैलरी और डीए, ये ले सकते हैं। ये अलग काउंट होगा और ये अलग काउंट होगा, दोनों के लिए अथराइज हो गए। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती थी कि नहीं, एक डीए उसको छोड़ना पड़ेगा। तो जिस पे ज्यादा डीए होता था उसको लेते थे, और जो कम डीए वाला पोर्शन होता था उसको छोड़ देते थे, है ना, क्योंकि पेंशन का कम अमाउंट मिलता है और उस पे डीए का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कम आएगा। इसलिए सैलरी पे डीए लेते थे, पेंशन पे छोड़ देते थे। बाद में लोगों ने कोर्ट केस में गए, डिसीजन बदला गवर्नमेंट का, बोला नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं, और फिर आदमी को अपना दूसरे नौकरी करने का उसको अधिकार है, वो अपना यहाँ पे ले सकता है। फिर यहाँ से भी रिटायर होगा और उसको पेंशन यदि मिलना है, 2004 के बाद तो एनपीएस लागू हो गया, उससे पहले यदि कोई नौकरी में है उसको भी पेंशन मिलना है, तो दो दो पेंशन ले सकता है। तो एक आदमी 2 पेंशन ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है, ठीक है। और एक आदमी 3 पेंशन भी ले सकता है, यदि वो फैमिली पेंशनर के रूप में हो तो। क्या इसका मतलब हुआ बच्चे, समझने के लिए समझो। ये कोई एक आदमी था, पेंशन और डीआर उसको मिलता था, मान लो आर्मी का बंदा था, वो फिर डीएससी में ज्वाइन किया या बैंक में ज्वाइन किया या कहीं भी ज्वाइन किया, तो दोनों जगह से उसको पेंशन मिल रहा था। अब उसी का एक्सपायर्ड हो गया बंदा, अब उसकी वाइफ को पेंशन मिलना है, और वाइफ पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में है, तो गवर्नमेंट जॉब में है तो वो भी रिटायर होगी तो उसको भी पेंशन मिलेगा। तो वो तीनों पेंशन ले सकती है। मैक्सिमम किसी को पेंशन लेने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 2 है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ पेंशन लेने का, जो बंदा खुद है वो केवल 2 पेंशन ले सकता है। लेकिन कोई फैमिली पेंशन है, यानी ये जो लेडी है वो खुद अपना पेंशन लेगी और 2 फैमिली पेंशन लेगी, यानी अपने हस्बैंड का दोनों पेंशन लेगी। तो 3 मैक्सिमम ले सकती है, एक होगा पेंशन और 2 हो सकता है फैमिली पेंशन। और पेंशन यदि लेना है तो मैक्सिमम 2 है, 2 ही पेंशन कोई ले सकता है। अब तीसरी कोई जॉब करना चाहे, अब 10 साल की नौकरी के बाद पेंशन मिल सकता है, और 3 जॉब कोई करने लगे कि हमको 3 पेंशन चाहिए, तो मैक्सिमम गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करती है कि नहीं, पेंशन तो केवल 2 मिलेगा। हाँ, फैमिली पेंशन आप ले सकते हैं प्लस अपना पेंशन ले सकते हैं, वो मैक्सिमम 3 हो सकता है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूलिंग्स में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहता है कि किसी की वाइफ जो है, किसी की वाइफ वो नौकरी भी कर सकती है, अपनी सर्विस भी कर सकती है, और पेंशन भी ले सकती है अपने हस्बैंड का, फैमिली पेंशन ले सकती है, ये अलाउड है। लेकिन कोई बंदा है, अपने फादर का पेंशन लेना चाहे और खुद नौकरी में है तो नहीं ले सकता, फिर वो उसको इनकम में काउंट हो जाएगा। जिसकी इनकम अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से 9000 प्लस डियरनेस अलाउंस जोड़ने के बाद जितना अमाउंट बनता है उसको, यदि इससे इतना अमाउंट किसी का है तो वो फिर डिपेंडेंट नहीं कहलाता है। ठीक है, तो लेकिन ये कंडीशन वाइफ पे लागू नहीं होता है। वाइफ मान लो कोई नौकरी में है तो उसको तो 9000 से ज्यादा सैलरी मिल ही रहा होगा, तो फिर उसको फैमिली पेंशन क्यों मिलता है उसका हस्बैंड का? वो इसीलिए मिलता है कि वाइफ को डिपेंडेंट होने के लिए कोई कंडीशन इनकम पे नहीं लगाया जाता है। वाइफ डिपेंडेंट है ही है, वो इंटीग्रल पार्ट है अपने हस्बैंड का, या स्पाउस कहते हैं इसको। स्पाउस वर्ड दोनों के लिए यूज होता है, मेल मेल एम्प्लॉयज के लिए भी और फीमेल एम्प्लॉयज के लिए। किसी का वाइफ है तो हस्बैंड उसका स्पाउस हो जाएगा, और किसी का मेल है तो उसकी वाइफ स्पाउस कहलाएगी। तो ये दोनों ही कंडीशन अलाउड है। मतलब कोई बंदा मेल है, उसकी वाइफ मान लो मर गई है और सर्विस में थी, तो उसका पेंशन मेल लेगा, और अपनी नौकरी कर रहा है उसका भी पेंशन उसको मिलेगा। तो ये कंडीशन अप्लाई करता है कि हस्बैंड वाइफ के लिए यानी स्पाउस के लिए कोई इनकम का रेट फिक्स्ड नहीं है कि ये 9000 ये उससे ऊपर वाले को हम नहीं देंगे, इसके लिए कंडीशन अप्लाई नहीं है। ये है डिपेंडेंट्स के लिए, कोई चिल्ड्रन है, पेरेंट्स हैं, उसके लिए है ये चीज, ठीक है। ब्रदर जो 18 ईयर से ऊपर हो जाते हैं वो मेजर में काउंट होते हैं, मेजर में उनको पेंशन नहीं मिलेगा। तो ब्रदर के लिए पेंशन का ऑथराइजेशन नहीं है, वो डिपेंडेंट तभी तक कहलाते हैं जब 18 साल से नीचे होते हैं। लेकिन
जो सन होते हैं वो 25 साल तक काउंट होते हैं। ठीक है, तो इनकी डिपेंडेंसी 25 साल तक है। ब्रदर के लिए 18 साल से है। सिस्टर के लिए अनमैरिड होगी तो कितने भी साल तक हो सकती है। डॉटर अनमैरिड होगी तो कितने भी साल तक हो सकती है डिपेंडेंट। उसके लिए 25 साल का कोई बाउंड नहीं है। हाँ, यदि मैरिज कर लेती है तो मैरिज करने के बाद उसका डिपेंडेंट खत्म कर लेता है, वो दूसरी फैमिली की हो जाती है, फिर वहां पे वो अपने इनकम में आ जाती है, अपने हस्बैंड के इनकम पे रिलेट हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको एक एक करके बच्चे पढ़ते जाओ, और कहीं कुछ डाउट है तो ग्रुप में हमसे डाल के पूछ लेना। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम इसमें से भी क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए कि आप लोगों को एक पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा प्रेशर देंगे कि एक बार इसको जरूर पढ़ लेना, नहीं नहीं तो आप ये सोच के कि बहुत ज्यादा पेजेज हैं मैं नहीं पढ़ूंगा, और सर भी बोले हैं कि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा बीच का पाथ अपनाओ, बहुत ज्यादा डीप में नहीं भी जाओ, तो कम से कम एक बार जरूर इसको आप लोग देख लो। ठीक है, तो जो टेस्ट अलॉट होंगे आप लोगों को, वो इसका भी अलॉट होंगे। हम जो ट्रेजरी के ऊपर जो डिसबर्समेंट की जो पावर थी वो वाली, और दूसरा ये सीसीएस रूल वाली, और हमने पीसी2 में भी कुछ सीसीएस रूल्स में इसको कवर किया होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। या जो हमने अभी एमएसओ पढ़ रहे थे उसमें भी ग्रेजुटी क्या होता है, पेंशन क्या होता है, फैमिली पेंशन क्या होता है, टाइप ऑफ पेंशन क्या होता है, उसमें जो लिखा था वो इसी से मिलती जुलती बातें कही गई थी। तो वहां पे भी आपको एक बैकअप मिला हुआ है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह आप इसको पूरा कवर कर लेना। मैं जस्ट स्क्रीन को स्क्रॉल कर दिया ताकि मेरे को लगे कि मैं बच्चों को ये टास्क दे दिया हूँ। ठीक है, अब किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं बच्चे। बोलिए, किसी को डाउट है या ठीक मानूं क्लास को? बोलो भाई, कोई नीरज, अंकित जी, बोलो अंकित जी, बोलिए अंकित। हाँ सर, जैसे एक क्वेश्चन था सर, अभी हमने हम्म देखा था कि हम्म, एक को 3 पेंशन मिल सकता है सर। हाँ हाँ जैसे मान के चलिए फादर था, वो हाँ आर्मी सर में था, फिर सिविल सर्विस में आया तो 2 पेंशन वो हो गया। उसकी हाँ मदर भी थी सर्विस में तो 3 हुए सर। क्या उसके हाँ बच्चे को वो तीनों पेंशन मिल सकता है फैमिली पेंशन के तौर पे? हाँ, 3 पेंशन किसी को भी अलाउड हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 3 है, मैक्सिमम 3 है। हाँ, मिल सकता है फैमिली पेंशन, मतलब पेंशन हो या फैमिली पेंशन हो, किसी भी कंडीशन मिला के 3 ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और स्टेट गवर्नमेंट कोई 2 पर ही रोक देता है, कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट तो 1 पर ही रोक देता है। वो डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना लिबरल है, लेकिन तो 3 इज इसमें मैक्स। इसमें सर एक ये भी कंडीशन होता था ना कि मैक्सिमम इतना पेंशन हो सकता है, मतलब वो तीनों को ऐड करके या 2 को ऐड करके। हाँ, वो मैक्सिमम 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 वाला है, 150 पे जा सकता है, वो वाला है। हाँ, मिनिमम मतलब तीनों को ऐड करके वो 150 से ज्यादा नहीं मिल सकता नहीं है, ऐसा ही जाएगा। है ना? हाँ, वो सही है, वो वाला मैक्सिमम। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, अभी स्टेट गवर्नमेंट उस पे अपना क्या लगाती है वो देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का कई जगह पे स्ट्रक्चर पेमेंट का अलग है। जैसे अभी पंजाब गवर्नमेंट में है, वहां पे 6th पे कमीशन चल रहा है, वहां पे 7th आया नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट में 8th पे कमीशन आने वाला है लगभग, अब 1 जनवरी 2026 से मान लीजिए। तो ये डिपेंड करता हाँ है सर। वहां के टर्म्स एंड कंडीशन और रेट क्या है ना। अच्छा अच्छा। हाँ एक एक और क्वेश्चन था सर। हाँ जैसे कि जो ये पर्सनल होते हैं जो मतलब आर्मी वगैरह वाले, हाँ इनको हाँ पहले पेंशन या ग्रेचुटी मिल चुकी है। अब हाँ ये सिविल सर्विस में आ गए, अब ये हाँ चाहते हैं कि अपना वो बैक वाला जो था ना वो काउंटिंग कराना है इनको, क्वालिफाइंग हाँ सर्विस को। हाँ तो इसमें एक जगह पढ़ा था मैंने कि उनको पैसे वो सारे रिफंड करने होते हैं, ऐसा ही है ना हाँ सर? हाँ हाँ, रिफंड करके फिर से अपने सर्विस को रिकाउंटिंग, वो सर्विस को लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ से जोड़ सकते हैं। हाँ, तो वो क्या करेगा फिर? सिविल डिपार्टमेंट को पैसे वो जमा कराएगा? हाँ, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा हो जाएगा, गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा, और वो फिर वहां से पैसे गवर्नमेंट अपना ले लेगी, और जो दी थी, और ये अपना फिर से नया सर्विस को शुरू कर लेगा। वहां से अच्छा जीरो अच्छा ऐसा अपने को बेनिफिट्स काउंट हो जाएंगे इसके। अच्छा अच्छा। ठीक है गवर्नमेंट ठीक है मतलब, सर। हाँ, गवर्नमेंट मतलब डबल बेनिफिट्स नहीं देना चाहते कि आप सर्विस भी दोबारा काउंट करा लो, और फिर पैसे भी वो जो मिले हैं उसको आप भूल जाओ, ऐसा नहीं गवर्नमेंट बोलेगी। आप बोलेगी आपने 20 साल मान लीजिए वहां पे आपने काम किया है, तो 20 साल पे आपको मान लो पेंशन जो मिल रही है या जो ग्रेजुटी आप ले चुके हैं, और इस सर्विस में आपने ज्वाइन किया है, मान लो आज ज्वाइन किया, 1 साल हो गया आपको। आप कहना चाहते हैं कि 20 साल की मेरी सर्विस जोड़ दीजिए, मेरे को 21 साल की सर्विस काउंट किया जाए।
तो सरकार बोलेगी कि ठीक है, हम 21 साल की सर्विस काउंट कर लेंगे, आप ये पैसा सारा वापस कर दीजिए गवर्नमेंट के खजाने में। आप जिससे भी लिए थे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट से लिए तो स्टेट गवर्नमेंट खजाना में जमा करा के सर्टिफिकेट ले आइए कि उनका जमा हो गया, और ये आपकी सर्विस यहाँ पे काउंट होगी। टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस ज्वाइन कराने के इसमें वैलिड होने चाहिए। कई स्टेट गवर्नमेंट नहीं कहती है कि हम नहीं मानेंगे, तो सर्विस नहीं मानेगी। स्टेट गवर्नमेंट का अपना टर्म्स एंड कंडीशन पे सर्विस होता है ना। तो यदि टर्म्स एंड कंडीशन में है कि मैं आपको ज्वाइन करा सकता हूँ प्रोवाइडेड कि आप पीछे के सारे खर्चे जमा कर दीजिए, तो फिर अलाउड कर देगी। गॉट इट। कई बार तो पे भी फिक्स करा लेती है कि जो आप पे वहां लास्ट ड्रा कर रहे थे वही पे फिर यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। जैसे बैंक में है, बैंकिंग सिस्टम में, पीएसयूज में, वो क्या करते हैं कि जो लास्ट पे डिफेंस वाले जो ड्रॉ कर रहे थे उसी पेमेंट पे ये फिक्स करती है। मान लो दूसरे लोगों को 18,000 बेसिक पे है और ये बंदा यहाँ 50,000 बेसिक पे ड्यूटी ज्वाइन करके अभी पेंशन पे आया है, तो इसकी बैंक में सर्विस, ये क्लर्क है लेकिन इसकी सर्विस 50,000 से फिक्स होगी पे। इसको पे प्रोटेक्शन बोलते हैं। इसमें इसने एक भी पैसा जमा नहीं कराया है, सिर्फ इसने पे को प्रोटेक्ट किया है। इसने सर्विस में अपना लेंथ ऑफ सर्विस इंक्लूड नहीं करा रहा है कि मैं 20 साल का होकर यहाँ पे फिर 1 साल का हुआ तो 21 साल का हो गया। गॉट इट। हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो मतलब ये जो सिविल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा है उसको वो चालान वगैरह की कॉपी सबमिट करेगा ताकि वो सबमिट करेगा। क्वालिफाइंग सर्विस। हाँ हाँ, है ना हाँ सर? हाँ हाँ। ठीक। और टर्म्स एंड कंडीशन उस स्टेट गवर्नमेंट में पूरा उसको स्वीकार करने के लिए रूल हो तो। अच्छा, कई अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट नहीं ठीक। लेता है, या कोई सर्विस नहीं लेती है तो फिर अलाउड नहीं होगा। तो जो जहां पे लेती है उसी के लिए। जैसे बैंक में पे प्रोटेक्शन है, दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में नहीं है, तो अब दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई में कोई बोले कि नहीं, जो एक सर्विसमैन को जो पे मिल रही थी वो यहाँ पे मिले, यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है, बैंक वाला दे रहा है। भाई बैंक अपना टर्म्स एंड कंडीशन अलग तरह की सर्विस पे ज्वाइन आपसे करा रहा है, तो दूसरा पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन करोगे वो नहीं आपसे कराएगा, जबकि दोनों ही एक तरह से काम करते हैं, भी पैसा जमा कराता है लोगों का, ये भी पैसा जमा कराता है। तो ये जो सर्विस को ज्वाइन कर रहे हैं वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो ही अलाउड होगा। गॉट इट। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, क्लेम नहीं कर सकते हैं, बट प्रिविलेज है तो अवेल कर सकते हैं, ये बात हुआ। अच्छा, अच्छा। ओके। ठीक है सर। करें हाँ जी, हाँ क्लास। जी सर। हाँ सर, हाँ सर।